इनका उनको कह दो रिकॉर्ड जी। अस्सलाम लेक्चर नंबर ओके। हमने ये बात की थी कि जिस वक्त कोई किराएदार आएगा और वो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट देगा तो उसको 10 से डिवाइड करके इनकम में ऐड कर देंगे। ये क्या हो रहा है? अच्छा, और फिर दूसरा हमने ये कहा था कि अगर कोई किराएदार चला जाएगा दूसरा हमने ये कहा था कि अगर कोई किराएदार चला जाएगा, मिसाल के तौर पे एक बंदा आया, वो लेके आया 12 लाख रुपए। अब अगर ये बंदा 12 लाख रुपए लेके आया है तो बताएं पहले साल इनकम में कितना ऐड होगा? नहीं, इसकी चार्जिंग के लिए कोई चीज चाहिए होगी। तो पहले साल कोई बंदा आया, कैमरा इधर कर दो। पहले साल कोई बंदा आया 12 लाख रुपए लाया 2020 में, तो 12 लाख ऐड होगा या 12 लाख का 1,20,000? 2021 में कितना ऐड होगा? 1 लाख। 2022 में कितना ऐड होगा? 1 लाख। अगर ये 23 में छोड़ के चला गया और कोई नया नहीं आया तो फिर 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 1,20,000 आएगा या जीरो आएगा? लेकिन अगर नया किराएदार आया और वो 15 लाख लाया तो फिर 15 लाख माइनस 1,20,000 ज़रब 3 और जो जवाब आएगा डिवाइडेड बाय 10, उसको 10 से डिवाइड करेंगे। डन। तो अगर कोई सिर्फ छोड़, इधर कर दो, अगर कोई सिर्फ छोड़ के जा रहा होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई पुराना जा रहा होगा और नया आ रहा होगा तो फिर नए से जो पैसे रिसीव हुए उसमें से माइनस कर देंगे जो पुराने के ऑलरेडी टैक्स्ड हैं। पढ़ें जी पॉइंट 3। जब कोई ओनर रिफंड कर दे 6 लाख रुपया टू किराएदार को, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया है और ओनर अपनी बिल्डिंग को अगले किराएदार को दे दे, तो नए एडवांस में से पुराना माइनस कर दिया जाएगा अंडर द हेड इनकम ऑफ प्रॉपर्टी इन द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। भाई ब्लू शर्ट में भाई आओ जरा जल्दी जल्दी जल्दी, चलो आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। ओ भाई आप आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। हाँ 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 जल्दी आओ। ला रहे हैं चार्जिंग केबल, वरना कोई और पेन देख लो। ये सुनाओ तेरा पॉइंट 3 इंग्लिश में। इंग्लिश में? हाँ जी, इंग्लिश में नहीं सुना। आप आ जाओ, ये देख लें भाई, हालात देख लें। अभी 12 दिन हुए, इन्होंने कहा था हमने रोजाना का रोजाना पढ़ना है, इसी टाइम जाया करने आए हैं अपना क्लासों में। ब्राउन शर्ट ब्राउन, आप आ जाओ भाई, जल्दी आओ आप भी। हाँ देख लो देख लो देख लो, देख लो। जी सुनाओ। नहीं, उर्दू में पेपर तो इसमें इंग्लिश में आ रहा है। आई कैप से बात हुई, कहते हैं सारे पेपर इंग्लिश में आएंगे सब। हाँ कॉन्सेप्ट बताएं भाई। अगर न्यू किराएदार आएगा ना, पुराना नहीं छोड़ नहीं के नहीं नहीं, इट इज नॉट सो, यू आर सपोज्ड टू टेल मी इन इंग्लिश। नॉन रिफंडेबल जो होगा इंग्लिश आप जाओ, अब कोई फायदा नहीं इधर खड़े रहने। ये देख लें, पहले दिन से पढ़ना था, 12 दिन है, ये हालात हैं भाई। आप आओ, ये डंडा लेके आओ यार। where the owner has returned the non-adjustable advance to the tenant, then and the building is let out to a new tenant, then the amount received as a non-adjustable advance from the new tenant less the portion that was already charged to tax will be charged under the head income from property in the year in which it is received in 10 equal proportions. नहीं, कौन से 10 साल? In that tax year and the following 9 years. हाँ, in that tax year in which is in the following 9 tax years. आगे क्या बोला? In equal proportions. पढ़े हैं, इसका मतलब है लोग कर भी सकते हैं। अब ये लोग पता नहीं ये दोनों भाई कहाँ से आए और किस मूड में हैं।
और पता नहीं क्या चाहते हैं। अच्छा जी, आप हजरात आ जाएं तीसरे सफ़े पे। अच्छा भाई, हमने ले जाएंगे, अगली चीज़ हमने ये पढ़ी थी, पहले तो दो चीज़ें हमने ये पढ़ ली थी ना कि रिपेयर अलाउंस माइनस करना है, और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ ली थी कि इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करना है बिल्डिंग के केस में, और तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि लोकल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, कोई रेंट के ऊपर टैक्स हो या किसी चीज़ के ऊपर टैक्स हो, वो सारा माइनस करने की इजाज़त है। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई लैंड है जो कि किसी भी बंदे के पास है मिसाल के तौर पे, और वो लैंड जो है वो शाहिद अफरीदी को दे दे वसीम अकरम, तो फिर ऐसी सूरत में हमने ये पढ़ा था कि ये लैंड का किराया दे रहा होगा वसीम अकरम को शाहिद अफरीदी। तो शाहिद अफरीदी जब आगे इस बिल्डिंग को किराए पे देगा तो उस किराए में से वो किराया माइनस कर लेगा जो कि किसने किसको दिया है, शाहिद अफरीदी ने वसीम। इसको ग्राउंड रेंट के नाम से माइनस किया जाएगा। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई में हमने ये पढ़ा था, पढ़ना है आज बल्कि, कि कोई भी प्रॉफिट, प्रॉफिट से मुराद इंटरेस्ट है, इधर कोई भी इंटरेस्ट पे किया है ऑन मनी बोरोड टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी। फर्ज करें मनी बोरो, मनी बोरो का मतलब लिखें लोन लिया, आपने घर बनाने के लिए लिया लोन, मनी बोरो की, मनी बोरो करने के ऊपर आपने क्या पे किया, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पेड भी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। सवाल ये है कि ये मनी बोरो किस लिए की, टू एक्वायर घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए, रेनोवेट पहले से बना हुआ घर रेनोवेट करने के लिए, या पहले से बना हुआ घर एक बढ़ाने के लिए, 2-3 कमरे ऐड करने के लिए, और रिकंस्ट्रक्ट या फिर घर पुराना तोड़ के नया घर बनाने के लिए। आपने जो लोन लिया उस लोन के ऊपर जो पे किया इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट भी खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट ई, एफ और जी सब सेम है। पॉइंट ई में ये कह रहा है कि आपने घर बनाने के लिए लोन लिया, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, ये इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट एफ में कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी आपने खरीदी, तामीर की, रेनोवेट की, एक्सटेंड की और रिकंस्ट्रक्ट की विद सरमाया कंट्रीब्यूटेड बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, आपने लोन किससे लिया, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। बैंक की तरह यह भी एक इदारा है जो लोन देता है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक इदारा है जस्ट लाइक बैंक, ये भी लोन देता है। तो इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेटेड, एक्सटेंडेड और रिकंस्ट्रक्टेड विद द सरमाया कंट्रीब्यूटेड बाय HBFC और अ शेड्यूल्ड बैंक, या किसी शेड्यूल्ड बैंक से, तो क्या होगा, द शेयर इन, केबल है, the share in rent, the share in rent and the share towards the appreciation in value of property। अच्छा, अब वो असल में कहना इंटरेस्ट ही चाह रहा है, लेकिन वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे शेयर इन रेंट या शेयर इन, बोले एप्रीसिएशन इन वैल्यू ऑफ हाउस। अच्छा, ये दो बातें उसने की हैं। अब पहली बात क्या है, शेयर इन रेंट। मिसाल के तौर पे लॉ मेकर कहता है कि आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास गए और आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो है वो 50 मिलियन का लोन लिया। 50 मिलियन का लोन आपने उनसे लिया और 50 मिलियन आपने अपनी तरफ से डाला और 100 मिलियन का बंगला बना लिया आपने। कहते हैं आप 50 मिलियन आपने अपनी तरफ से डाला, 50 मिलियन उनसे लिया, 100 मिलियन का आपने घर बना लिया। अब जब इस घर को आप दोगे किराए पर, तो इस घर का किराया मिसाल के तौर पे आएगा 5 मिलियन। इस घर का किराया कितना आएगा?
इस 5 मिलियन में से आप 2.5 मिलियन दे देना बैंक को और 2.5 मिलियन रख लेना अपने पास। क्यों? इसलिए कि उसने आपको घर बनाने में मदद की थी, तो घर का किराया थोड़ा सा उसको दे देना, थोड़ा सा तुम रख लेना। अब वो कह रहे हैं कि असल में तुम उसको लोन पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तुम उससे रेंट का शेयर दे रहे हो। तुम उसे क्या दे रहे हो? रेंट का शेयर दे रहे हो। हालांकि ये बात गलत है, ऐसी बात नहीं होती। अगर कभी घर किराए पे नहीं चढ़ता तो बैंक आपको ये नहीं कहता कि मैं आपसे लोन पे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। बैंक ने जो आपको लोन दिया हुआ है, बैंक आपसे हर सूरत में उस पर इंटरेस्ट लेगा, चाहे पूरा साल भी आपका घर किराए पे ना चढ़े। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थी, इसलिए उसने इंटरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा मैं तो बैंक से लोन लेके उसे इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, तौबा तौबा, मैं तो उसे किराए का हिस्सा पे कर रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं है, चाहे ये घर आपका किराए पे चढ़े ना चढ़े, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है और मस्त लेता है। तो अब लिखने की तो कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई मैंने टेक्निकल बात तो लिखी नहीं जिसको आप एग्जांपल पूरे लिख रहे हो। तो शेयर इन रेंट ले रहे, शेयर इन रेंट ले रहे, तो उर्दू में लिख लें, बैंक ने और हमने पैसा डाल के घर बनाया, कहीं सफे के ऊपर नीचे, बैंक ने और हमने पैसा डाल के घर बनाया। अब हम बैंक को ये ऑनलाइन वाले जरूर लिखा करें, वरना फिर ये सवाल पूछते हैं कि यही वाली लाइन रिपीट करते हैं। भाई लाइनें तो रिपीट करने के लिए जूम मीटिंग नहीं होती, और मादरत कल बिल्कुल जहन से निकल गया था किस टाइम जूम मीटिंग है, तो इस वजह से फिर रात को करनी पड़ी। तो अच्छा, हाँ मैं कहाँ तक पहुँचा था? हाँ जी, अब हम बैंक को घर किराए पे चढ़ा के, अब हम बैंक को घर किराए पे चढ़ाकर थोड़ा सा किराए का हिस्सा देंगे। बैंक को नहीं किराए पे चढ़ाना, ये ना समझ लीजिएगा। क्या? अब हम घर किराए पे चढ़ाकर बैंक को किराए का हिस्सा देंगे। अब हम घर किराए पे चढ़ाकर बैंक को किराए का हिस्सा देंगे। जी पूछें सवाल हाइब्रिड में, हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं होती, बस डायरेक्ट पूछ लिया करें। तो कल वाले पॉइंट के लिए तो क्लास के बाद आ जाएं। कल क्लास में पूछना था ना पॉइंट, कल क्यों नहीं पूछा? क्या? मुझे नहीं आवाज़ आ रही आपकी, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। अब आहिस्ता हो गया। हाँ क्लास के बाद पूछ लें। अच्छा, तो अब जो है वो 50 मिलियन हमने डाला और 50 मिलियन किसने डाला? बैंक ने। टोटल कितना हो गया? 100 मिलियन। इस 100 मिलियन से हमने घर बनाया, घर बना के घर को किस पे दिया? किराए पे। तो वो कह रहे किराए के हिस्सेदार अब दो हैं, थोड़ा सा किराया आप रख लो और थोड़ा सा पैसा उसने डाला हुआ है, थोड़ा सा किराए का हिस्सा बैंक को दे दो। If the property is acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed with the पैसा contributed by HBFC or a scheduled, the share in rent बैंक को दे दो। बैंक को क्या दे दो? the share in rent। ये आपको फिर खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम प्रॉपर्टी, क्योंकि एक तरह का आप सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ही दे रहे हो बैंक को। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो उस घर में किराए पे चढ़ाना ही नहीं था, हमने तो बैंक से लोन इसलिए लिया था कि उसको जो है वो अपने पास रखें, या अभी किराए पे चढ़ नहीं रहा, ये है वो है। तो ये क्या बात हुई? शेयर इन रेंट तो हम बैंक को नहीं दे सकते, अभी तो घर किराए पे नहीं चढ़ा, तो थोड़े देर से बाद चढ़ेगा। तो बैंक तो लॉ मेकर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। फिर आमतौर पर घर की वैल्यू तो बढ़ ही रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़मीन की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो फिर आप इस तरह समझ लो कि आप बैंक को किराए का हिस्सा नहीं दे रहे, बल्कि आप बैंक को शेयर दे रहे हो इन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ। आप असल में आपने 100 मिलियन का घर बनाया है,
लेकिन वो घर किराए पे नहीं चढ़ रहा, तो फिर ऐसी सूरत में किराया आपको आ नहीं रहा, और ये घर 100 मिलियन का आपने कॉस्ट किया था। अब मार्केट के अंदर ये घर जो है वो 120 मिलियन का हो गया है। जब मार्केट में ये घर 120 मिलियन का हो गया है तो 20 मिलियन इज एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ हाउस। लेकिन वैसे ऐसा नहीं होता कि हम इतने मासूम होंगे कि 100 और 120 का डिफरेंस लेके 20 मिलियन निकालेंगे और 20 मिलियन में से 10 मिलियन बैंक को दे देंगे कि चलो तुमने भी कुछ पैसा डाला हुआ है। हम बड़ा नपा तुला पैसा बैंक को देते हैं, तो ये बात भी इसने ऐसी लिखी हुई है बस। तो कहते हैं असल में आप उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहे, या तो आप घर के किराए का कोई हिस्सा दे रहे हो या घर की कीमत बढ़ने का कुछ हिस्सा उसको दे रहे हो। ईदर यू आर पेइंग टू बैंक अ शेयर इन रेंट और यू आर पेइंग शेयर इन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ हाउस, यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट। हालांकि बात यही है, इस सारी लाइन का मतलब है इंटरेस्ट। आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, द इंटरेस्ट, और ऊपर भी प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट ही था। अच्छा पॉइंट, ई और एफ में ये फर्क है कि ई में आप ये अमाउंट बोरो जिस मर्जी बंदे से कर लें, और एफ में आपने ये अमाउंट बोरो की है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से, या आपने ये अमाउंट बोरो की है किसी शेड्यूल्ड बैंक से। बैंक का हिस्सा ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो बैंक को हम दे रहे होंगे वो हमें सवाल में फिगर दे देगा, उसको हम खर्चे के तौर पे माइनस कर देंगे। बराबर बराबर हिस्सा कोई डालना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब पॉइंट जी भी वही है जो पॉइंट ई और एफ था। पॉइंट जी में उसने ये लिखा हुआ है कि कई दफ़ा ऐसा होता है आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो जो बैंक है वो कहता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज पे रखवाओ। बैंक कहता है मुझे अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज पर रखवाओ। तो फिर मोर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखवाना, यानी आपने अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे देने हैं, आप उस घर को बेच नहीं सकते। तो फिर ऐसी सूरत में भी जो बैंक को आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे वो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज्ड, ये कैपिटल चार्ज भी मोर्टगेज का ही है लफ्ज, मतलब मोर्टगेज। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज्ड द प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड टू बैंक, बैंक को जो आपने प्रॉफिट या इंटरेस्ट पे किया है वो क्या होगा, ऊपर से मिला के पढ़ें, फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड। फॉलोइंग डिडक्शंस अलाउ हो जाएंगी, किस मद में अलाउ हो जाएंगी? हाँ जी, फॉलोइंग डिडक्शंस अलाउ हो जाएंगी क्योंकि आपने ये इंटरेस्ट पे कर दिया है, इसलिए ये इंटरेस्ट जो है वो खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। ओके, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को कहा मुझे लोन दे दो, बैंक ने कहा ठीक है आपको लोन दे देते हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवा दो हमारे पास। तो ये तो एक इंडिपेंडेंट बात है, बस जो बैंक को आप अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाज़त है। जी, जो कह रहे थे क्लियर नहीं हो रहा। सर अगर हमने अपने घर का जो जिसमें हम रह रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स रखवाए उसके ऊपर हम लोन पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो माइनस करेंगे इनकम रेंट फ्रॉम रेंट से? नहीं, वो तो आपने फिर किराए पे चढ़ाया ही नहीं, तो फिर उसकी तो कोई तुक नहीं होगा। एक घर हमने रेंट पे नहीं 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 नहीं, जो घर आपने किराए पे दिया होगा उसी के खर्चे माइनस होंगे। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास दो घर हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2।
इसने हाउस नंबर 1 में खुद रह रहे हैं और हाउस नंबर 2 इसने किराए पे दिया हुआ है। अब जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा हाउस नंबर 1 और 2 का, तो ऑब्वियसली हाउस नंबर 1 का इंश्योरेंस प्रीमियम तो यहाँ से माइनस नहीं होगा, किराया ही यहाँ से आ रहा है, तो इस घर के किराए में से इस घर का इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस हो जाएगा। हाउस 1 तो आपके इनकम प्रॉपर्टी के हेड में जाना ही नहीं है, तो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर अगर एक ही कार उसको पोर्शनमेंट किया हो? फिर करनी पड़ेगी पोर्शनमेंट के ऊपर वाला कितना। अच्छा जी, पॉइंट नंबर ई, एफ और जी। तो पॉइंट नंबर ई ये कह रहा है मनी बोरो की है, क्या एक्शन किया है? मनी बोरो पे अगला एक्शन क्या किया है? इंटरेस्ट पे किया है। ये लोन क्यों लिया था? इस मकसद के लिए। पॉइंट एफ क्या कह रहा है कि कैपिटल लिया है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, सरमाया लिया है। लोन ही होता है कैपिटल, इस कॉन्टेक्स्ट में लोन ही है। लोन लिया है बैंक से, किस लिए लिए? इस मकसद के लिए लिया है। कहते हैं फिर आप बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, ईदर यू आर पेइंग द बैंक, जो घर आपने किराए पे चढ़ा दिया है उसके किराए का कोई हिस्सा बैंक को पे कर रहे हैं, या आप घर की कीमत बढ़ने की कोई हिस्सा बैंक को पे कर रहे हैं। शेयर का लफ्ज़ तो दोनों जगह लिखा हुआ है ना। तो कहते हैं ऐसी सूरत के अंदर आप जो भी बैंक को दे रहे हैं वो खर्चे के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे माइनस करने की इजाजत है जी। बस अब जो लॉ बनाने वाले ने लिखे वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, जब प्रॉफिट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, तो उस प्रॉफिट की डेफिनेशन में वो बता देगा कि प्रॉफिट का लफ्ज़ मैंने जहां जहां यूज किया उससे मुराद असल में इंटरेस्ट ही है, लेकिन पेपर में हम प्रॉफिट का लफ्ज़ से लिखेंगे। ओके, अपने समझने के लिए ऊपर इंटरेस्ट लिख लिया ताकि बात और कॉन्सेप्ट याद रहे, ये मैं बताना चाह रहा था। ओके, पॉइंट नंबर एच, एनी एक्सपेंडिचर पेड होली एंड एक्सक्लूसिवली, यानी सिर्फ और सिर्फ। होली का मतलब है वो खर्चा उसी मकसद के लिए किया, एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ और सिर्फ वही मकसद था और कोई मकसद नहीं था। एनी एक्सपेंडिचर पेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर डिराइविंग रेंट, रेंट कमाने के लिए। कोई भी खर्चा जो आप रेंट कमाने के लिए करें, इंक्लूडिंग एडमिन चार्जेस, इंक्लूडिंग कलेक्शन चार्जेस, कोई भी खर्चा, एनी खर्चा पेड सिर्फ और सिर्फ फॉर डिराइविंग रेंट, इंक्लूडिंग एडमिन चार्जेस, इंक्लूडिंग कलेक्शन चार्जेस, अप टू लोअर ऑफ। अगर एडमिन या कलेक्शन चार्जेस आपने किए हैं तो इसको आप माइनस कर लेंगे अप टू लोअर ऑफ। अप टू लोअर ऑफ व्हाट? एक्चुअल खर्चा जो आपने किया या 4% ऑफ रेंट। ये तो आप लोगों ने किया था मेरे ख्याल से, कल परसों हमने क्लास में किया था। तो बता दें जी, एडमिन या कलेक्शन चार्जेस यानी बिल्डिंग की एडमिनिस्ट्रेशन संभाली जा रही है या बिल्डिंग का रेंट कलेक्ट करने के लिए हमने कोई बंदा रखा हुआ है, तो उसकी पूरी तनख्वाह माइनस करने की इजाजत है या एक्चुअल या 4%? दोनों में से लोअर माइनस करने की। किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ केस कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप रोने लग गए। आपने कहा नहीं 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 ये तो मेरी है। उसने कहा नहीं भाई ये मेरी है। अब आप कोर्ट चले गए, कोर्ट में आपने उसके खिलाफ केस कर दिया। अब आप कोर्ट में जाके डिफेंड कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो अब आपने लीगल चार्जेस पे किए। अब आपने क्या पे किए? लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस पे किए टू डिफेंड द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेने के लिए लीगल प्रॉपर्टी की ओनरशिप तो आपके पास है, उसको डिफेंड करने के लिए आपने लीगल चार्जेस पे किए। या कोई भी केस कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट, कोई भी मसला हो गया उस प्रॉपर्टी का कोर्ट में। ये क्यों सोने के लिए क्लास नहीं बनी हुई? तो नींदें पूरी करके आया करें भाई, प्लीज खुदा के लिए इस तरह जुल्म ना करें अपने ऊपर। ये कुछ याद करके नहीं आ रहे, कुछ नींदें पूरी करके नहीं आ रहे, तो रेस्ट रूम है। लीगल चार्जेस पेड, आपने लीगल चार्जेस पे किए। अब मैं थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाने के बाद आपको ऐसे कर लूंगा, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। जी क्या? हाँ लीगल, तो अगर मैं तो फिर तो लीगल
लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन कोर्ट। ये कोई भी सूट कोर्ट में जो चल रहा है, डेट ऑल विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ये आपके बिजनेस नॉर्मल खर्चा है प्रॉपर्टी के हेड का, इसको माइनस करने की इजाजत है। अच्छा जी, बैड डेट माइनस करने की इजाजत है अगर 3 शराइत पूरी हो रही हो। बैड डेट माइनस करने की इजाजत है अगर 3 शराइत पूरी हो रही हो। पहले ना आज का सवाल कर लेते हैं, फिर पॉइंट जे की तरफ आते हैं, क्योंकि जे तो जोकर है, तो जोकर की टेंशन नहीं लेनी। जी 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 जी, इसमें फोरफिटेड डिपॉजिट आएगा, यही तो अभी न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे माय डियर। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। जी 7 वाले की किताब में 7वां सफा निकाल लें नोट्स का। कासिम एंड तलहा, कासिम एंड तलहा। कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन अ हाउस। कासिम एंड तलहा एक हाउस ओन कर रहे हैं लाहौर में। कासिम का 75% शेयर है इन हाउस और ऑन 1 जुलाई 2015 साल के पहले दिन द घर वॉज लेट आउट एट एनुअल रेंटल ऑफ 10 मिलियन। घर किराए पे दे दिया गया है 10 मिलियन के किराए पे। इस अमाउंट में शामिल है 1 लाख पर मंथ फॉर यूटिलिटीज क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। इसमें शामिल है 1 लाख पर मंथ फॉर यूटिलिटीज क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। यानी कि हमने घर दिया है या घर के साथ कुछ और सहूलतें भी दी हैं। तो जो हमने घर के साथ सहूलतें दी हैं वो किराया कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब हम 10 मिलियन के 2 हिस्से कर लेते हैं। 10 मिलियन को टोटे कर दें। टीचर मिटा रहा होता है तो पुराने जमाने में लोग कहते थे नहीं 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 नहीं, नहीं हम मारे मिटाने के लिए। और आजकल अम्मी बर्तन धो रही होती हैं, जी अम्मी ये वाला भी प्लेट ले लें, अम्मी ये ग्लास भी ले लें, अम्मी अम्मी ये भी धो, ये भी, वो भी दे के आओ, अम्मी को दे के आओ प्लेट, वो भी। आजकल तो ये हालात हैं। आपके घरों में तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जनरली। आप लोग तो माशाल्लाह वर्किंग नंबर मोबाइल इस्तेमाल करते। अच्छा वर्किंग नंबर 1, ठीक है, कोई इतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे थे उस वक्त, तो ये भी देख लिया करें, उसी में से थोड़ा टाइम निकालना होता है। पता नहीं जी अम्मी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, पता नहीं कौन से लेक्चर ले रहा हूँ। $10 मिलियन टोटल किराया कितना आया? 10 मिलियन। 10 मिलियन में से कुछ किराया चला जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और कुछ किराया चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन अ हाउस इन लाहौर। कासिम का उसमें 75% शेयर है। 1 जुलाई 15 को द हाउस वॉज लेट आउट एट एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। आपने घर को किराए पे दे दिया है 10 मिलियन पे। इस अमाउंट में शामिल है 1 लाख पर मंथ फॉर यूटिलिटीज क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। जी माय डियर, अब आप मुझे बताएं कि इसमें 1 लाख ज़रब 12 कितना अदर सोर्स की मद में है? 12 लाख। और बाकी किस मद में है? मद में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो बैलेंसिंग बता दें कितना बनता है? 10 मिलियन माइनस 12 लाख 8 00 000। तो 10 मिलियन में से आप
8.8 मिलियन ले रहे हैं घर किराए पे देने के बदले और 1.2 मिलियन ले रहे हैं अदर सहूलतें देने का। ठीक है जी, नोट कर लें। पहला सफा छोड़ दें फेस के लिए, दूसरे सफे से वर्किंग शुरू कर दें। चलें जी, नोट करें। ओके, अगला सवाल, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2016 द ओनर्स इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू हाउस। ये 75% शेयर का देख लेते हैं क्या करना है अभी। ओनर्स ने ये खर्चे किए हैं, बिजली के बिल पे किए हैं, सिक्योरिटी चार्जेस पे किए हैं, क्लीनिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं स्वीपर को। असल में हम उससे 1 लाख इसलिए ले रहे थे कि हम उसको बिजली देंगे, उसको तो नहीं बिजली देंगे सॉरी, यानी उसकी बिल्डिंग में बिजली की सहूलत देंगे, उसको क्लीन कर दिया सॉरी उसके घर की सफाई करा दिया करेंगे, सफाया, और उसको सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत देंगे। तो ये हमने चंद सहूलतें उसको दी हैं। इन सहूलतों के बदले हमारा, साई की तरफ देखा करें, इन सहूलतों के बदले हमारे खर्चे हो रहे हैं। इन सहूलतों के बदले हमारे, यानी कि हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं बिजली की कंपनीज को, सिक्योरिटी चार्जेस पे करें सिक्योरिटी गार्ड को, और स्वीपर को कह रहे हैं कि तुम जाके सफाई सफाया कराया करो। तो 5 लाख रुपया हमारा खर्चा आया है 12 लाख कमाने के लिए। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, वो कमाने के लिए 5 लाख हमारा खर्चा आया है। तो ये तो खर्चा चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एब्रीवेशंस बेहतर है यूज ना करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी, ग्रॉस रेंट कितना आया है? 12 लाख। ग्रॉस रिसीट नहीं, वर्किंग में भी नहीं एब्रीवेशन यूज करनी। लेस 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 एक्सपेंसेस जो आपने किए इस इनकम को कमाने के लिए। ये पकड़ लें, $5 लाख। $7 लाख। साथ वाले को मुस्कुरा के घूर के देखें और आगे चलें। वर्किंग नंबर 3। सुबह आते उसको ऐसे फ्रेश कर दिया करें। इतनी स्ट्रांग किस्म का सलाम लिया करें, 10 साल भी याद करें कि मेरा फला क्लास फेलो होता था, मेरा हाथ तोड़ देता था, इतनी जोर से हाथ मिलाता था। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, आगे पढ़िए। आगे पढ़िए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस माय डियर किस चीज की हुई होगी? जल्दी बताएं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस चीज की हुई होगी? हाउस की। क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस पूरी माइनस करने की इजाजत है या रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस माइनस करने की इजाजत है? तो उंगली रखें 4.5 लाख पे, उंगली रखें और उंगली रख के बोले हाँ, यानी से इग्नोर कर देना। हाँ करके इधर आना है आपने पेपर में, हाँ करके इधर आना है जी। ग्रॉस रिसीट कितनी है? किराया जो आ रहा है लेस डिडक्ट
डिडक्शन, रिपेयर अलाउंस पे शन तो पूरा करा दें, डिडक्शन, रिपेयर अलाउंस एट 1/5, 88 लाख को बुलाया जाए जी, बादशाह सलामत आ गया, इसको 1/5 कर दिया जाए, 17 आंडा आंडा आंडा, ओके, दैट इज रिपेयर अलाउंस। चलें जी नेक्स्ट, इसको उठा लें, इसको हाँ ना करें, मेरे साथ भी हाँ करोगे, नहीं तुम्हें लेके जाएंगे। इंश्योरेंस बोले तो बोले, बोल दी तो, कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस को हाँ नहीं करना, इनको उठा के लेके जाना है, ये एक्चुअल खर्चा उठा के लेके जाएं, उठाएं जरा, 2-3 बंदे आए इधर, हिम्मत करें। कलेक्शन चार्जेस यानी रेंट कलेक्ट करने का खर्चा, मूंचों वाला बंदा, साथ वाले की मुस्टैशेस देखें, मूंचों वाला, लोअर ऑफ करके माइनस करने की इजाजत है। एक्चुअल जो सवाल से उठाया आपने, मैं देख लेता हूँ, रहने दे बस, रिलैक्स हो जाए, मैं देख लेता हूँ, मैं धो लूंगी बर्तन बेटा, तुम जाओ करो, गेम में खेलो मोबाइल पे, जाओ बड़ा वेला टाइम, नहीं मैं जाओ अब ना, और 4% ऑफ 88000000। 4% ऑफ इसमें से और इसमें से 352,000। अच्छा, लोअर कौन सा लग रहा है देखने में? 25,000, और वैसे भी कौन सा लोअर है? 25,000। देखने में भी 25,000 लोअर लग रहा है, वैसे भी 25,000 लोअर है। इसको चुक के बाहर ले आए। 6675 आंडा आंडा आंडा, अब थोड़ा साथ वाले को जरा टेक लगवा दें, वो ऐसे बैठा होता है जैसे पता नहीं वो बहुत टेक्निकल चीज चल रही है, उसको जरा टेक लगवा दिया करें थोड़ी देर बाद। रिलैक्स होकर बैठ, कुछ भी नहीं है, आराम से कर, हो जो चीजें हो रही हैं समझ आया, ऐसे पता नहीं अभी क्या। तो सबसे पहले रिलैक्स जरूर हुआ करें, रिलैक्स होकर बैठा करें, फिर चीजें समझ आएंगी। रिलैक्स डजंट मीन लंबी तान के। बोंदे का नाम बोलें, बोंदे का, पहले बोंदे का। अब वो पहला सफा खोल लें, वरना उसी तरह खाली रह जाने। आप लोगों ने उससे वर्किंग फोर ठोक देनी है। आप लोगों ने पहला सफा खोल लें। मिस्टर सिम, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, इनकम और उसके ऊपर टैक्स। टैक्स ईयर 2016। अच्छा, कुछ लोग बड़े मासूम होते हैं, क्लास का ताकि पूछते हैं पेपर में भी ऐसे ही करने? नहीं, उसके लिए अलग क्लासें होंगी जी इंशाल्लाह, वो रात को इशा के बाद हुआ करेगी क्लास। सर पेपर में भी, यानी पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व करने? पता नहीं, वो पेपर प्रोग्राम अलग है और ये क्लासें अलग हैं। इतने सादा तो ना बना करें ना, या पता नहीं है सादा इतने, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल एब्रीविएशंस बेहतर है यूज ना करें। अच्छा जी, Qasim and Tala have no other source of income. All the above expenses were incurred by them jointly. अच्छा जी, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बता दें जी। $6,675,000 into 75%।
इनकी सारी नहीं है इनकम प्रॉपर्टी। कासिम ऑन 75%। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जो हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, उसको ईओपी कहते हैं। उसमें समझा जाता है कि दोनों पार्टनर्स का इकट्ठा टैक्स निकालना है। लेकिन अभी कल मैं आपको एक प्रोविजन पढ़ाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि अगर हम कभी घर किराए पे दे देना और 75% घर मेरा और 25% किसी और का हो, तो उसमें हम उन दोनों को इकट्ठा नहीं समझेंगे, उन दोनों का हिस्सा अलग अलग निकालेंगे। तो इसलिए फिलहाल इसकी प्रोविजन हम कल पढ़ेंगे, जिसमें एक जगह लिखा होगा कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ मिलकर घर बनाए और दोनों घर किराए पे दे दें तो किराए को दोनों के लिए अलग अलग किया जाएगा। तो अब कासिम का हिस्सा कितना है? 75%। 5 6 to 50 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 7 lakh multiplied by 70, 5 to 5 000। कल तक करा देंगे टोटल। 5531 यही आपकी टोटल इनकम है और यही आपकी टैक्सेबल इनकम है और यही कासिम की भी टैक्सेबल इनकम है। टैक्स कटने या कडेड, टू बी कडेड या कडेड, टू बी कडेड, कडेड एज सुन एज पॉसिबल। जी टेबल नंबर 1। डबल 5,531,250 सीरियल नंबर 5 6,50,000 जमा 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। ये अमाउंट 32 लाख से कितनी ज्यादा है कैलकुलेटर पे देखें। 55,31250 माइनस 32 लाख 23 लाख ये है, ये बोला है आपने, मल्टीप्लाइड बाय और इधर क्या लिख रहे हैं 158। अब दूसरे की टैक्स लायबिलिटी निकाल लें। जी भाई ये तो बिल्कुल चैप्टर 12 की बातें शुरू हो गई हैं, चैप्टर 12 का वेट करें। अच्छा जी, अगला बंदा कौन सा है मिस्टर तलहा?
इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2016। इसकी बोलें भाई इनकम और प्रॉपर्टी कितनी है? टोटल इनकम और प्रॉपर्टी दोनों की कितनी है? 6675। यार इसको कर दो, थोड़ी देर बंद कर दो। 6675 000 25%। 166 जी 7 लाख 1,75,000। 18 टोटल इनकम भी यही है और टैक्सेबल इनकम भी यही है जी। टैक्स काटें, क्रेडिट नॉट क्रेडिट, नॉट क्रेडिट प्लीज क्रेडिट। क्या आ रही है अमाउंट? ये इसी बंद कर दो यार। 24। तो कौन सा सीरियल लगेगा? 1,17,000 जमा 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। 1,70,000 जमा 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 243,750। जी। जवाब 243125। हम्म। क्लियर? चलें आगे। ठीक है जी, वापस आ जाएं। पता नहीं भाई आप लोग कब सीरियस होंगे। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ आज ये देख के कि आप लोग तो बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई को नहीं ले रहे।
आप ये भूल जाएं कि अगले आने वाले दिनों में मेरा सैलरी बिजनेस शुरू हो जाना है, ये बड़े बड़े चैप्टर, तो फिर आप लोगों को इन चैप्टर्स के रिवाइज करने का टाइम मिलना है। तो सर को जाने का टाइम नहीं मिलना ईद के बाद आपको। अभी है, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, कवर हो गया तो हो गया, वरना फिर आगे फिर आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो नुकसान कर रहे हैं। और आई के उधर वेला नहीं बैठा हुआ सबको पास करने के लिए, जाएंगे पास होके आ जाएंगे, तो कुछ करना पड़ेगा। टैक्स ईयर 2022, टैक्स ईयर 2023। अच्छा जी, आप रेंट में लेके गए मिसाल के तौर पे 12 महीने ज़रब 1 लाख रुपया 2022 में। इसमें 3 महीने का रेंट रिसीवेबल था, वो रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन आप इनकम में ले गए, कोई मसला नहीं। इसमें 3 महीने का रेंट रिसीवेबल था, तो रिसीव कितने का हो गया था? रिसीव कितने का हो गया था बताएं? 9 मंथ का। अच्छा, अब 2023 में क्या हुआ? 2023 के अंदर जो है वो बैड डेट हो गया। 2023 में क्या हो गया? बैड डेट हो गया, यानी वो बंदा पैसे लेके भाग गया। तो 2023 में आपका वो 3 मंथ ज़रब 1 लाख बैड डेट हो गया। अब अगर आप 2023 में कोई और भी घर किराए पे दे देंगे तो उसके किराए में से ये वाला बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। तो बात यह है कि आपने 12 लाख रुपए किराए में डाला, उसमें 3 लाख रुपए ऐसा था जो मिला नहीं था। 9 लाख की तो कोई टेंशन नहीं, 3 लाख जब आप अगले साल लेने गए तो पता चला वो बंदा पाकिस्तान छोड़ के भाग गया है, तो फिर आपको ये बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। तो ये डिडक्शन अलाउड है। चलें जी, नोट कर लें। चलें जी, अगर कभी किराए को आप इनकम में ले गए तो अगले साल किराया रिसीव ना हो सके तो उसे आप कहां डाल दें? बैड डेट में।
उसे आप बैड डेट में डाल दें। जब कोई मुनासिब ग्राउंड्स अवेलेबल हों, ये बात बिलीव करने के लिए डेट अनपेड रेंट इज इरिकवरेबल, कि जो अनपेड रेंट है वो माय डियर क्या है? इरिकवरेबल। अनपेड रेंट इज, व्हाट इज पेड रेंट? 9 लाख। व्हाट इज अनपेड? Where there are reasonable grounds that unpaid rent is recoverable. जब आपको पता चल जाए कि unpaid rent is recoverable या irrecoverable, an allowance, एक अमाउंट माइनस करने की इजाजत होगी इक्वल टू अनपेड रेंट। ये कोई 1/5 टाइप नहीं होगा। an allowance equal to unpaid rent, एग्जैक्ट अनपेड रेंट आपको माइनस करने की इजाजत है। एग्जैक्ट an amount equal to unpaid rent। अगर टेनेंसी वॉज बोनेफाइड, यानी किराए का एग्रीमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, आपके और मालिक मकान और किराएदार के दरमियान एक एग्रीमेंट बनना चाहिए और वो ओरिजिनल होना चाहिए। टेनेंसी वॉज बोनेफाइड, हाँ जी, यानी ओरिजिनल एग्रीमेंट होना चाहिए, फेक एग्रीमेंट ना हो, ओरिजिनल एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, लिख लें बोनेफाइड को अंडरलाइन करके। जेन्युइन, यानी जेन्युइन टेनेंसी का एग्रीमेंट हो, फेक ना हो, रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक। टेनेंसी वॉज बोनेफाइड, किराए का एग्रीमेंट रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, और ये बैड डेट सिर्फ तब माइनस करने की इजाजत है जब किराएदार जिसने डिफॉल्ट किए पैसे लेके भागे, उसको घर से हमने धक्के देके निकाल दिया हुआ है। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, उसने घर अब छोड़ दिया हुआ है। या फिर हम घर छुड़वाने जाते हैं, हम बंदा लेके जाते हैं, वो बंदे लेके आ जाता है, कहता है छुड़वा के देखो। हम छड़ी लेके जाते हैं, वो बंदूक लेके आ जाता है, कहता है रहूंगा भी इधर ही और किराया भी नहीं दूंगा, कर लो जो करना है। इतना मजबूत तगड़ा बंदा है कि हम हमारी आगे चलती नहीं, हम कहते हैं जी जी जी। और स्टेप्स हैव बीन टेकन, या मैंने पूरी कोशिश कर ली है, उसको जोर लगाया है टू वेकेट द प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी वेकेट कर दे, लेकिन नहीं कर रहा, कहते कर लो जो करना है। और दूसरी शर्त साथ ये भी है कि डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है आपकी किसी और प्रॉपर्टी का कब्जा भी ना रखता हो, यानी कोई और अगर आपका घर है उसमें भी वो नहीं होना चाहिए, या उसके बीवी बच्चे ना हो, उधर से भी उसको निकालें। या फिर इधर भी आप साबित कर दें कि हमने तो निकालने की कोशिश की है, वो कहता है या तुम दुनिया से जाओ या मुझे निकालो, वो बात बढ़ चुकी है। तो या निकाल दें या निकालने की कोशिश कर लें, दोनों चीजें चलेंगी। पॉइंट नंबर 2, ओनर हैज इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग। ओनर ने क्या शुरू कर दी हैं? लीगल प्रोसीडिंग्स। ओनर ने शुरू कर दी हैं लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर दिया कि ये बंदा मेरे घर पे कब्जा करके बैठा हुआ है और ये बंदा जो है वो मुझे किराया भी नहीं दे रहा, या घर से मैंने निकाल दिया है और किराया नहीं दे रहा, या मैंने कोर्ट में केस कर दिया, या मेरा ख्याल है अगर मैं इसके खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा तो इसने मुझे ऐसा लाइफ थ्रेट मारना है जिसकी वजह से मेरी ही जान निकल जानी है, तो इसलिए और ही बिलीव डेट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। या मेरा ख्याल है ऐसे बंदे पे हाथ डालना बहुत गैर मुनासिब है, क्योंकि ये कुछ भी कर लेगा, तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि ऐसे बंदे पे केस ना ही करो तो बेहतर है। मशहूर ज़माना इलाके का बदमाश है ये। एंड अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और ये जो अनपेड रेंट है दैट हैज बीन प्रीवियसली इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये पास्ट में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जा चुका है। देख लेना,
सेल में भी तो यही होता था, आपने सेल की, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, डेटर पैसे लेके भाग गया, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। यार वो ग्रे वाला पेन पता करें क्या, या कोई हो, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो अब मुझे बताएं, क्या ये बैड डेट पास्ट में इनकम में जा चुका है ना? तो ये तो आप लोग डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री में भी करते थे। तो तीसरी शर्त बताएं, ये बादत, बोले ये बैदत, आपने क्या बताया बादत क्या होता है? ये बैदत पास्ट में इनकम में जा चुका हो, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और उस पर टैक्स भी दिया जा चुका हो। टैक्स तो दिया जा चुका होगा ना, 12 लाख जब इनकम में गया होगा तो इस साल टैक्स निकला होगा। तो तीसरी शर्त यह है कि यह बैदत पास्ट में इनकम में जा चुका हो और उस पर आपने टैक्स भी दे दिया। द बैदत या द अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड अंडर दैट इनकम फ्रॉम एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। चलें जी पढ़ लें इसको। बस अगर वो बैड डेट माइनस ना करने देते तो फिर तो हमारी इनकम पे ज्यादा टैक्स चला जाता ना। अब इस साल फायदा हो जाएगा, हम अगर कमाएंगे जितना भी 15 लाख 20 लाख रुपया, वो तो ऊपर मैंने लिखा नहीं, इस साल अगर हम 15-20 लाख रुपया कमाएंगे तो उसमें से 3 लाख माइनस करेंगे तो सेविंग तो हो जाएगी, हमें टैक्स की बचत हो जाएगी। टेनेंसी वॉज बोनेफाइड, ये बैड डेट माइनस करने की पहली शर्त ये है कि टेनेंसी वॉज, कि रेंट एग्रीमेंट रियल होना चाहिए और उसको हम घर से धक्के देके निकाल दें इज्जत से। और स्टेप्स हैव बीन टेकन, या पूरी कोशिश करें उसको मजबूर करने के लिए कि किराए का घर छोड़ दो, और साथ इसके अगर वो किसी दूसरे घर में भी हमारे रह रहे, उसकी दूसरी बीवी उधर रह रही है तो उसको भी उधर से कट दें। बाजी जी अपने बाल बच्चे लेके जाओ, बाल तो खुद होती हैं वो, बच्चे लेके जाओ जी। क्लियर हो गया पॉइंट 1? जी ये तीनों शराइत पूरी होंगी फिर हम बैड डेट को माइनस करेंगे, क्योंकि तीनों के दरमियान एंड लगा हुआ है। और उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हैं, या हमारा ख्याल है कि उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू करने का कोई फायदा नहीं है, या तो उसके खिलाफ शुरू हो गई है या शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, ओके। अनपेड रेंट यानी बैड डेट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये इनकम प्रॉपर्टी के हेड में जा चुका है, एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट, और इस पे टैक्स भी हमने पे कर दिया हुआ है। जी माय डियर, सवाल पूछ लें आप। डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी का उर्दू में मतलब है डिफॉल्टिंग टेनेंट, जिस किराएदार ने किराया मारा हुआ है, हैज वेकेटेड छोड़ दिया है, द प्रॉपर्टी घर को, और स्टेप्स हैव बीन टेकन, या हमने कोशिश कर ली है, उसको मजबूर कर रहे हैं, खुदा के लिए छोड़ दे। वो कहते हैं तेरी जान तो ले लूंगा, ये घर नहीं छोड़ूंगा, और डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी किसी और प्रॉपर्टी का कब्जा भी ना किया हो। तो जब ये तीनों शराइत पूरी हो जाएंगी तो बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट नंबर 2, हाँ कल को जाके 2025 में 26 में उसे ख्याल आया कि यार ये 3 लाख रुपए मैंने इसका मारा हुआ है तो ये से वापस कर दूं, तो मुझे 3 लाख रुपए देने आ गया। तो अब जाहिर बात है जब कभी ये पैसे रिकवर होंगे तो दोबारा इनकम में चले जाएंगे, आपको खुशी हो जाएगी। अब जाहिर बात है कोई बंदा आपके पैसे मारे हुए पैसे लेके आ जाए तो आपको खुशी हो जाएगी। वेयर एनी अनपेड रेंट allowed as deduction, where any unpaid rent allowed as deduction,
जहां कभी अनपेड रेंट खर्चे के तौर पे डाल दिया गया था इज होली रिकवर्ड, पूरा 3 लाख रिकवर हो गया, और पार्टली रिकवर्ड या उसमें से कोई 1-1.5 लाख रिकवर हो गया, द अमाउंट रिकवर्ड, जितनी रिकवर हुई, शेल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ। चार्जेबल का क्या मतलब होता है गाइस? टैक्सेबल। अब इस पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर कभी कोई बैड डेट बंदा लेके भाग गया पैसे और बाद में वो दे के चला गया, तो फिर ऐसी सूरत में जब वो पैसे दे के जाएगा तो पैसे दे के जाना विल बी, बोलें, चार्जेबल टू टैक्स। जी, पॉइंट नंबर आई, लीगल चार्जेस पेड। किसी ने आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया कि ये घर मेरा है, तो आपने लॉयर को पैसे दिए जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो जाहिर बात है अगर आप कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे तो लॉयर को तो पैसे देने पड़ेंगे, या कोई भी सूट है कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट। जी क्लियर? ओके। अच्छा जी, ये अगली प्रोविजन है, ये आपने बड़ा गौर से समझनी है। सोतों को जगा दें, थोड़ा सा ऐसे हिलाएं उसको जरा अपना कंधा मार के। खुद तो नहीं हिल के रह गए आप? अच्छा जी, आपने यहां पर इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया, आपने यहां पर इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया। ये जो आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया ₹7 का, ये आपको खर्चे के तौर पे मैंने आपको बताया माइनस करने की इजाजत है। ये क्या हो गया? डिडक्शन अलाउड। ये 2012 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। उनको कोई नया पेन एक पड़ा हुआ है वो दे दें भाई। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको खर्चे के तौर पर बोले माइनस करने की इजाजत है। ₹7 आपको डिडक्शन अलाउ हो गया। अब अभी तक ये पेएबल है, आपने इसको पे नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं, हुकूमत ने आपको खर्चे के तौर पर माइनस करने दिया। हुकूमत ने कहा खैर है आपका खर्चा है, पे कर देना, कोई मसले वाली बात नहीं। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेएबल था ₹7, हुकूमत ने आपको खर्चे के तौर पर माइनस करने दिया। यानी जब इस 2012 का न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो -70 आपने खर्चे में डाल दिया होगा। जैसे आज के सवाल में प्रॉपर्टी में खर्चे हमने माइनस किए, तो ये आपने खर्चे में डाल दिया। 2013 के अंदर हुकूमत ने पूछा पे कर दिया, आपने कहा नहीं। 2014 में हुकूमत ने पूछा पे कर दिया, आपने कहा नहीं। 2015 में हुकूमत ने पूछा आपने पे कर दिया, आपने कहा नहीं।
2016 में एक हुकूमत ने पूछा पे कर दिया, आपने कहा नहीं। हुकूमत ने कहा देख मैं तेरे साथ क्या करती हूं, आपने कहा कर लो जो करना है, स्टिल अनपेड। तो उधार अगर 3 साल तक पे ना हो और चौथे साल भी फिर पे ना हो, तो ये आपकी इनकम में डाल दिया जाएगा। यानी जब आप 2016 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें 7 ऐड वाली साइड पे आएगा या लेस वाली साइड पे आएगा? ऐड वाली साइड पे आएगा। तो ये 7 रुपए आपकी इनकम में क्या कर दिए जाएंगे? ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये होता है उधार वापस ना करने की सजा। इसके आगे 1-2 साल और छोड़ दीजिएगा, डायग्राम बना लें। 2017-18 का भी कुछ करना है मैंने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का। अगर बाद में पे हो जाए के लिए वेट कर लें। जी अगर कोई खर्चा आप पे ना करें तो उस खर्चे के पे ना करने की सजा ये मिलेगी कि वो इनकम में क्या कर दिया जाएगा। अगर कोई खर्चा पेबल हो और वो अगले 3 साल तक पे, तो वो चौथे साल इनकम में ऐड हो जाएगा। पढ़ें जी, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जब कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत मिल जाए किसी बंदे को, डिडक्शन इज अलाउड, खर्चा माइनस करने की इजाजत मिल जाए। जब कोई खर्चा किसी बंदे को माइनस करने की इजाजत मिल जाए, कोई भी खर्चा इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम, और वो बंदा पे ना करे उस लाइबिलिटी को विद इन 3 years, ये 3 साल तक उस लाइबिलिटी को पे ना करे, ऑफ द एंड ऑफ द ईयर इन विच द डिडक्शन वाज, जिस साल वो खर्चा अलाउ हुआ था उसके एंड के 3 साल के अंदर अगर वो पे ना करे तो सजा शुरू होने लगी है स्काई ब्लू मार्कर से।
the unpaid liability shall be chargeable under the head income from in the first year following the end of 3 years. इधर देखें सर, बोलें where a deduction is allowed for an expenditure and the banda has not paid the liability within 3 years from the end of the year in which deduction was allowed, the unpaid liability shall be chargeable to tax in the first year following the end of 3 years, where a deduction is allowed for an expenditure and the banda has not paid the liability in 3 years from the end of the year in which deduction was allowed, the unpaid liability shall be chargeable to tax in the first year following the end of 3 years. Where a deduction is allowed to a person for any expenditure in deriving income from, and the banda has not paid the liability, and the banda has in 3 years after the end of the year in which the reduction was, the unpaid liability shall be chargeable under चाचू का head in the पहला साल after the end of 3 years. Where a deduction is allowed for an expenditure and the banda has not paid the liability in 3 years from the end of the year in which the deduction was allowed, the unpaid liability shall be chargeable to tax under the head income from property in the first year following the end of 3 years. For further details, you cannot contact me. Okay. पढ़ लें जी इसको एक आध दफा और. Where a deduction is allowed for any expenditure in deriving income from property and the banda has not paid the liability within 3 years after the end of the year in which the deduction was allowed, the unpaid liability shall be chargeable under the head income from in the pehla saal after the end of 3 years. Okay guys? Okay guys. खुदा का खौफ करो, रजिस्टर के अंदर रख रहे हो, बाहर निकालो रजिस्टर. नहीं, आप लोग ना कमेंट किया करो. आजकल ये भाई तो कुछ नहीं कहते, आजकल ज़माना ऐसे किसी पे कमेंट करते हैं ना तो फिर छोड़ता नहीं कोई अगला. जवाब तो ज़रूरी देना होता है लोगों ने, नहीं चुप करना तो सीखा ही नहीं ज़िंदगी में. जैसे नहीं सर ये फिर चौड़े हो जाते हैं, आपको क्या पता, ऐसी ऐसी लॉजिक्स निकाली होती हैं. अच्छा 2000 ऐसे दीवाने लोग आज आपको रमज़ान में मिलेंगे, कहते हैं हो तो गीबत जाएगी, लेकिन बात यह है कि जो भाई अंजुम है ना बस फिर शुरू हो जाते हैं. ऐसे ऐसे दीवाने लोग आपको रमज़ान में मिलेंगे, कुछ ज़्यादा दूर जाने के दाएँ में मिल जाएंगे. अच्छा जी 2018 किसी के बारे में वैसे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो फलां भाई है ना फिर उसके बाद 5 मिनट की तकरीर चलती है. 2018 के अंदर वी पेड, हमने पे कर दिया ₹4, पूरा नहीं पे किया, ₹4 पे कर दिया. अब आपको खुशी की खबर मिलेगी
ये 4 खर्चे में माइनस करने की इजाज़त है, ये 4 अब खर्चे में माइनस करने की इजाज़त है। हमने 4 पे कर दिया, अब ये 4 खर्चे के तौर पर बोले माइनस करने की इजाज़त है। ये जब भी पे कर दें, इसमें कोई लिमिट नहीं कि 2 साल बाद पे करें, 100 साल बाद पे करें, जब भी पे कर दें। तो ये जब भी आप पे कर दें, ये खर्चे के तौर पे आप माइनस करने की इजाज़त होगी। बाकी 3 रुपए तो जब कभी फिर पे करेंगे तो फिर दोबारा खर्चे में माइनस करने की इजाज़त मिल जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये 7 हर साल तो नहीं ऐड होगा, ये बस 7 एक दफ़ा ऐड हो गया तो हो गया, बस सजा एक ही दफ़ा देनी है, और क्या उसको जो है वो चित्तर मार मार के उसको लाल कर देना है। बस 7 एक ही दफ़ा इनकम में ऐड होगा। अच्छा भाई ने बता दिया हिचकी है, हमने पता नहीं क्या समझा था, या हाथ धोती है, बताना जरूरी नहीं होता। सेक्शन 34 का 5 था ये नहीं 3 था। सेक्शन 15A का क्या था? 3। और अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं सेक्शन 15A का 4। क्या पढ़ाने लगा हूं आपको? सेक्शन 15A का 4। सेक्शन 15A का 4 क्या पढ़ाने लगे आपको? सेक्शन 15A का 4। सेक्शन 15A का 4 निकालें। आप लोगों ने लिख लिया इधर? ये मैं लिखवाऊं आके? बेटा मैं खुद ही बर्तन धो लेती हूँ। जी अम्मी ठीक है, मैं फिर बेटा बेल बज रही है। जी अम्मी देख लें, पता नहीं अब कौन होगा, देखें इधर अम्मी। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे ऐसे बच्चे आ गए, मैं बता रहा हूँ आजकल ऐसे ऐसे बच्चे आए हुए हैं। फिर इनको जो बच्चे मिलते हैं वो तो वो तो इनसे भी 2 हाथ आगे होते हैं। पॉइंट नंबर 4, ऐसे ऐसे बच्चे वैसे मिले दुनिया के अंदर, अम्मी को कहते क्या बात है अम्मी, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे 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 बच्चे आ रहे हैं आजकल। वो where an unpaid liability, फिर कहते हैं पास नहीं आता पेपर, where an unpaid is taken to income as above, यानी पिछले पॉइंट में, पिछले पॉइंट को above क्यों कहते हैं? बिलो कह दिया करो, यानी above तो उत्ते है ना, तो थोड़ा जा उत्ते है तो आप इसी बातों में ना आए, आप अपना सीए करें। Where an unpaid liability is taken to income as above, where, ये बाइक की गरारी बंद करो उसने की। Where an unpaid liability is taken to income, where an unpaid liability is taken to income as above का मतलब होता है जैसे के पहले जिक्र कर दिया गया। एंड द बंदा, सुभान अल्लाह, देखें क्या लिखा हुआ है, एंड द बंदा, एंड द बंदा, बोले द बंदा, बोले द बंदा, द बंदा, द बंदा, द बंदा, द बंदा, द बंदा, एंड द बंदा सब्सिक्वेंटली पेज द लायबिलिटी। अबे तुझे कब ख्याल आया? अबे जब फरिश्ता ख्वाब में आया, ने खूब ठुकाई की, डंडा प्रोग्राम। एंड द बंदा पेज द लायबिलिटी, और वो बंदा लायबिलिटी क्या कर दे? पे कर दे। द बंदा शेल बी अलाउड डिडक्शन, अब आपको खर्चा के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। द अमाउंट पेड, कितनी अमाउंट पेड? 4। तो जो आपने पे किया वो आपको माइनस करने की इजाजत होगी। इन द ईयर ऑफ पेमेंट बोलते हैं आप लोग, पेमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा जी, आप इसको बार बार सुन लें। वेयर एनी अनपेड लायबिलिटी is added in income as above, and the banda pays the liability, and the banda subsequently pays the liability.
and the banda subsequently pays the, a deduction will be allowed in the year in which it is paid. अच्छा, अब आंखें खोल के देखें. Where an unpaid liability is added in income and the banda pays the liability subsequently, a reduction shall be allowed. A reduction shall be allowed in the year of payment. Where an unpaid liability is added in income and the banda subsequently pays the liability, a reduction will be allowed in the year in which it is paid. Okay, guy, you can go. साथ वाले को ले जाएं, वो इधर ही बैठा रहता है. थोड़ा सा बाहर जाएं, जनरेटर सेंटर दिखाएं इसको, मोटरसाइकिल दिखाएं इसको, गाड़ियां दिखाएं, इशारे पे ले जाएं, गुजरते हुए बसें मजदे दिखाएं, ट्रैक्टर दिखाएं.